नमस्ते सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं? जी ठीक है। जी बताइए। अभी तो मेरा टिकट ही वेटिंग लिस्ट में है, तो अभी तो आज तो क्लास कर ही लेंगे, कल की कल देखेंगे। जी मैंने इसीलिए जो है अभी आपको होमवर्क शेयर करा, ताकि अगर हम क्लास नहीं करते तो आपके पास में काम रहना चाहिए। हमारा वापसी का है 26 तारीख को, चल के 27 की सुबह वापस आ जाएंगे। जी। तो दैट वे। जी So पहले तो आप बताइए, so आपने क्या Monday, क्या चीजें करी। सॉरी। so from Monday we'll do the class. अभी पहले आज का वो देख लें, टिकट्स का। हो सकता है जी। टिकट्स नहीं कंफर्म होंगे तो नहीं जाएंगे, तो फिर क्लास तो हाँ, रेगुलर ही होगी ना। सो दैट वे। जी। तो अभी ये तक आपने स्टेप क्या कब क्या से कर लिया? मतलब जो एक्सेल सीट भेजे थे उसी तक पढ़ाई की है। ओके। तो वो एक्सेल शीट जो है ना, मतलब हम्म। ऐसे एज ए प्रोसेस, मैं पहले स्क्रीन शुरू करता हूँ। हमारी ड्यूटी क्या बैठती है कि हम सिस्टम को ना सिंप्लीफाई करें। हम्म। ठीक है, तो जैसे हमने एक प्रोसेस आइडेंटिफाई करा, चक्रस। हम्म। ठीक है, चक्रा 9 इन नंबर है। अब हम्म। हमने दूसरा प्रोसेस आइडेंटिफाई करा, हार्मोन। ठीक है, तो कितने, सॉरी, ये ग्लैंड्स। अब हम ग्लैंड्स और हार्मोन को यहां पर समराइज कर दें, हम्म। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया। हम्म। अब आप कितनी बार पढ़ेंगे, हर चीज को शुरुआत से तो नहीं पढ़ेंगे, आपके पास हम्म। में एक सोचने का अप्रोच होना चाहिए। हम्म। तीसरा पार्ट हो गया ब्रेन पार्ट। ठीक है। जी। अब जब मैं किसी भी एक पार्ट को देखता हूं, अब क्या है, आप गूगल करिए और गूगल करके हम्म। कोई भी एक चैटबॉट अपने उसमें देख लीजिए, जैसे हम्म। कि ChatGPT 4 या कोई भी जो है, हम्म। एक चैटबॉट का प्रोसेस लीजिए। मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर में। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। मैं डीप सीक पर गया और मैंने वहां पर लिखा ओवरव्यू ऑफ हम्म। द 5 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हम्म। ठीक है। जी। अब जब मैं ब्रेन के पार्ट्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे हम्म। कोई भी व्यक्ति जब कभी कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें स्ट्रक्चर का एक उसका अप्रोच होता है। अब ब्रेन हम्म। में 5 पार्ट हैं, तो कौन से 5 पार्ट होंगे? फ्रंटल, टेम्परल, सेंट्रल, लाइक दैट। सिंपल लॉजिक बताता हूँ हमेशा याद करने के लिए। एक आगे का हम्म। हिस्सा होगा, एक पीछे का हम्म। हिस्सा होगा, एक साइड हम्म। का होगा, एक दूसरी साइड का होगा और एक बीच का होगा। हम्म। जी। ऐसे ही 5 बनेंगे। अब कोई कहे कि मैं जो है पहले सर को ऐसे काटूंगा, फिर ऐसे डायगनली काटूंगा, फिर इसमें हम्म। से हर हिस्से को दो दो बार काटूंगा, ये अप्रोच हो गई। हम्म। बट एक ब्रेन का सेंट्रल अप्रोच होगा, आगे हम्म। का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दाएं का हिस्सा, बाएं का हिस्सा और बीच का हिस्सा। हम्म। आप जी। ब्रेन को देखेंगे भी। अब आप कहेंगे हम्म। मैं ब्रेन को कैसे देखूं, तो बड़ा सिंपल है, अखरोट लीजिए। हम्म।
हाँ उसको। अखरोट को फोड़ लीजिए, अखरोट का हम्म। जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ब्रेन के स्ट्रक्चर के जैसा है। जी। ठीक है ना। एक जी। अप्रोच हो गया जो बहुत हर चीज को कॉम्प्लिकेट करता है। हमारे हम्म। देश में हमेशा चीजों को पढ़ाने बताने समझाने का तरीका जो था वो बहुत ही जी। सिंपलिस्टिक था, सो दैट हम्म। कि हर व्यक्ति को नॉलेज पहुंच जाए। जी। अब मैं चीजों को कितना भी कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, एरिटोपोरोसिस ऐसे करके मैं उसका कोई ऊल जलूल नाम भी रख सकता हूँ। जी। ना आप ढंग से बोल पा रहे, ना मैं ढंग से बोल पा रहा, ना मेरे जी। बताने से आपको कुछ समझ में आ रहा, ना आपके सुनने में ही आपको फर्क आ जाएगा, पता नहीं क्या बोला इतनी देर में इन्होंने। जी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। ये ब्रिटिश या अमेरिकन प्रोसेस है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का, उनको नॉमेनक्लेचर देने का, और ऐसे नॉमेनक्लेचर देने का कि जिसमें कि आपका अपना पूरा दिन और समय उसी उल जलूल एक्टिविटी में लग जाए। जी। बिल्कुल सिंपल। ब्रेन के 5 पार्ट हैं, कौन सा पार्ट है जी? मेरा हेड रीजन तो यही है। आंखों के हम्म। नीचे का हिस्सा, कान के ऊपर का हिस्सा, हम्म। इस सब के पीछे जो है वो ब्रेन है। हम्म। ऐसी ब्रेन को आप परिभाषित करोगे। ये मेरे दो हम्म। कान है, कान हम्म। के बीच का जो हिस्सा है हम्म। स्कल, ये ऊपर का हिस्सा स्कल हो गया, इसके नीचे का जो हिस्सा है हम्म। नाक के पीछे का हिस्सा, आंख के पीछे का हिस्सा, ऐसी करके मैं ब्रेन की परिधि परिभाषित कर सकता हूँ। कोई जी। ऐसा तो है नहीं कि मेरा ब्रेन जो है वो इस स्कल को खोलकर बाहर को आ गया हो पूरा गुमड़ा बनाकर, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब आपको बच्चों को पढ़ाना हो बताना समझाना हो तो आपके एग्जाम्पल्स बहुत सिंपलिस्टिक होने चाहिए। सिर्फ अगर मैं कट कॉपी पेस्ट करूंगा तो मैं हम्म। अपनी बात को ढंग से समझा ही नहीं पाऊंगा। हम्म। तो जी। मैंने अपने पूरे प्रोसेस में क्या करा कि मैंने बोला कि भाई 9 चक्रास है। हम्म। अब आपको पता है कि 9 चक्रा कौन कौन से हैं। 5 चक्रा हम्म। जो है वो ग्रॉस बॉडी के हैं, 5 चक्रा हम्म। जो है वो सटल बॉडी के हैं, 5 चक्रा जो है वो कॉजल बॉडी के हैं। हम्म। यूनिक के तौर पे 9 चक्रा है। हाँ जी। अब जब हम ब्रेन रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम ब्रेन हम्म। रिलेटेड मैपिंग करेंगे। हम्म। ब्रेन मैपिंग करेंगे। जब मैं ब्रेन की मैपिंग करूंगा मेरे उसमें भी 5 पार्ट आएंगे। हम्म। अब जो भी मेरे 5 पार्ट हैं उन 5 पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होगा। जी। तो मैं क्या उसको बोलूंगा? ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप। क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन एंड रिलेशनशिप। 4 चीजें हो गई। जी। ऑब्जेक्ट का मैं कोई ना कोई नाम रख दूंगा, हम्म। उसके कोई ना कोई गुण होंगे, हम्म। उसका कोई ना कोई एक्शन होगा, क्रिया होगी, हम्म। कर्म होगा, ऐसे करके, हम्म। और उसका कोई ना कोई संबंध होगा। हम्म। तो जब आप इस तरह से अपने सोचने के तरीके को आइडेंटिफाई करेंगे आप दुनिया की हर पढ़ाई को इससे मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? नाउन, प्रोनाउन। हम्म। यही हम्म। तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हम्म। हैं। प्रॉपर्टी को हम्म। हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हम्म। एक्शन को क्या कहते हैं हम? वर्ब, हम्म। एडवर्ब। यही एक्शन के बारे में होता है। हम्म। रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में 4 मैंने यहाँ पे लिख दिए ऑलरेडी। नाउन, सॉरी 5 लिख दिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। बचे कौन कौन से? कंजक्शन। प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। हम्म। मेरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। जी। अब अंग्रेजों ने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के कहां से लिया, आपको उसका ओरिजिन समझ में आ गया? हम्म। इसको हम्म। हमारे यहाँ संस्कृत में कहते थे पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में एक होता था द्रव्य, एक होता हम्म। था गुण, एक होता हम्म। था कर्म और एक हम्म। होता था संबंध। हम्म।
संबंध तीन प्रकार का होता था: सामान्य संबंध, विशेष संबंध और समवाय हम्म। संबंध। समवाय संबंध कहते थे कारण संबंध को। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आपका, आपकी संतान और हम्म। उसकी संतान, ऐसे करके अगर मुझे तीन संबंध देखने हो तो मैं हम्म। कोई ना कोई एक ऑर्डर बनाऊंगा ना। तो वो हम्म। कारण बेस्ड ऑर्डर होता है, उसको समवाय संबंध कहते हैं। जी। ठीक है, तो जब मेरा आप एक साल वाला करिकुलम देखेंगे तो उसमें ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। जी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे प्रोसेस का? पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना। हम्म। जब आपको सब चीजों में रिलेशनशिप दिखना शुरू होगा तो आप पूरे जी। प्रोसेस को रिजॉल्व कर पाएंगे। हम्म। कैंसर हो गया किसी को, अरे भाई कैंसर हो गया, पर कैंसर हुआ कैसे, उसके रीजन, फिर वो हम्म। रीजन हमारे साथ मैप होते हैं नहीं होते, अगेन रिलेशनशिप। तो हम्म। जब मैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच या इस पूरे ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप, इन चार को देखूंगा तो हम्म। रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, ये एक साथ आ जाएगा। ये यहां से कट गया। और एक्शन, तो पूरी दुनिया में दो ही चीजें देखने की हैं: एक एक्शन हम्म। और एक रिलेशनशिप। हम्म। क्या हो रहा है दुनिया में और उसका हम्म। हमसे क्या संबंध है। हम्म। ट्रम्प ने इलेक्शन जीता और उसने बोला कि ये जेलेंस्की जो है इसने यूक्रेन वॉर जो रशिया के साथ छेड़ी, ये हम्म। बिल्कुल गलत करा। मैं आज से इस युद्ध को बंद करता हूं। ठीक, इस खबर का हमसे क्या संबंध होगा, ऐसे करके आप हर चीज को अपने आप से मैप कर सकते हैं। आप कहेंगे ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो ढंग से इनकी बात ही नहीं समझ में आती। तो मैंने कहा अच्छा चलो, ये तो बहुत पास के लोग हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं। दूर जाएंगे तो हम देखेंगे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हम्म। सारे के सारे घूम रहे हैं। और इसके घूमने का हमसे क्या संबंध है। जी। आप कहोगे जी ये तो मुझे तुरंत समझ में आ गया। शनि जो है जब घूमता है तो 7.5 होती है, 7.5 पर मेरे को गुस्सा आता है, परेशानी होती है, ये होता है, वो होता है। आप तुरंत बता देंगे। तो आप इतनी दूर की चीजों का तो अपने से संबंध देख रहे हैं हम्म। क्योंकि वो आपको पढ़ाया इस तरीके से गया है। हम्म। क्योंकि वो आपको पढ़ाया इस हम्म। तरीके से गया है कि आप इतनी दूर की चीज, करोड़ों किलोमीटर दूर की जो चीज है, उससे अपना संबंध तुरंत बना रहे हैं। ये हमारी प्रक्रिया हो गई पढ़ाने वालों की, कि हम इतने इंटेलिजेंट थे कि हम दूर से दूर इन ग्रह, इन नक्षत्र, इनको हम, जब कभी कोई मूवमेंट होता है उससे हम अपना रिलेशनशिप तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा आज मेरी लड़ाई हुई है, हाँ लड़ाई तो ठीक है, अभी शनि मंगल एक साथ चल रहे हैं तो इस तरीके की चीजें तो होती रहती है। अरे ये इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाँ इस समय मंगल जो है वो नीच का चल रहा है, कर्क राशि मिथुन राशि के बीच में वक्री मार्गी ऐसे करके घूम रहा है, इसका प्रभाव हमारे जो है ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। आप एक एक चीज को अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब इसके ब्रॉडर कोई मैट्रिक्स ऐसी होगी जो हर चीज को कनेक्ट करती होगी। तो मैंने जब ये पूरा पार्ट जिस तरह से देखा समझा, तो मैंने कहा कि यार कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशन में ही कोई गड़बड़ है। तो मैंने कहा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, बोले जी मुझे ज्ञान चाहिए। जी। मैं तो ब्राह्मण हूं तो मुझे ज्ञान चाहिए और जी। मुझे विज्ञान चाहिए। जी। अब ज्ञान को क्या लिखा है हमारे यहाँ? नॉलेज। विज्ञान को क्या कहा गया है? साइंस। जब आप साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे हर चीज को क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है साइंस क्या है। बोलिए जी साइंस टर्म है ये लैटिन टर्म साइंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। अब ये भी नॉलेज है और ये भी नॉलेज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों को ही नॉलेज कहते हैं, ज्ञान को भी हम्म, नॉलेज कहते हैं, विज्ञान को भी नॉलेज कहते हैं। सिर्फ एक उसकी आपने टर्म ही तो बदल दी। हम्म, अब जैसे मैं आपसे पूछूं, पुत्र का क्या मतलब होता है? कौन? एग्जैक्टली exactly। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको। मैंने पूछा पुत्र का मतलब क्या होता है, आपने एक मुझे दूसरी टर्म बोल दी दूसरी भाषा के अंदर। पुत्र का मतलब सन होता है, बट पुत्र का मतलब सन नहीं होता। हम्म, सन उसका इक्वल नेम है दूसरी लैंग्वेज के अंदर। हम्म, हम्म, पुत्र का अर्थ तो फर्क चीज होती है। तो हमारे हम्म, यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है और जो सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, उसमें यही फालतू की चीजें हैं। हम्म, तो जब मैंने साइंस को देखा, मैंने कहा ये दूसरी भाषा का शब्द उठा के ये बता दिया, लेकिन दोनों ही नॉलेज है। जब दोनों नॉलेज हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने हम्म, पहली बार, अब जब आप पढ़ते हैं चीजों को तो आपको डेफिनेशंस नहीं मिलती हैं, तो मैंने पहली बार डेफिनेशन बनाई, और एक सिंपल डेफिनेशन आज आपको देता हूं, ताकि आपको हम्म, हमेशा ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाए। जो हम्म, कुछ भी शरीर के भीतर है, हम्म, जो कुछ भी शरीर के भीतर है, जी, तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, जी, जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम्म, हम ज्ञान कहते हैं। क्या बोला मैंने? रिपीट करिए। जो कुछ भी शरीर के भीतर है और जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसे हम ज्ञान कहते हैं। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कुछ और चीज बोली, आपने कुछ और चीज बोली। मैंने बोला जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके हम्म, बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। आपने क्या हम्म, बोला? हाँ, फिर से रिपीट करिए। जो कुछ भी शरीर के भीतर है और जो कुछ भी शरीर के बाहर है उसके संबंधित तथ्य को ज्ञान कहते हैं। फिर तो आपने अपने कुछ शब्द जोड़ के फिर चीज फर्क कर दी। जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो जी, कुछ भी शरीर के बाहर है, उन हम्म, दोनों के बीच के संबंध को शरीर, आपने बोला तथ्य है और बाकी चीजें नो। सिंपल रखिए। परिभाषाएं हाँ, हमेशा वन लाइनर होती हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर वो अच्छा, कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो परिभाषा होंगे ही नहीं। तो हम्म, मैंने हाँ, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया, हमारा हम्म, शरीर। जो हाँ, कुछ भी शरीर के भीतर है हम्म, तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, जी, उसके बीच के संबंध को हम जी, ज्ञान कहते हैं। जी, संबंध ज्ञान कहते हैं। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? तो जी, जब आप शनि मंगल करती हैं तो वो आपके शरीर के बाहर है, लेकिन हाँ, उसके परिवर्तन होने पर आपके शरीर के भीतर या हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, दूसरे शरीरों के भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, उस हाँ, परिवर्तन को आप संबंध मानते हैं, और उस जी, संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, जी, ठीक। जी, अब अगर ये ज्ञान है तो विज्ञान क्या है? हम्म, तो मैं फिर से अपनी दूसरी डेफिनेशन बनाई। जो कुछ जी, भी शरीर के भीतर है तथा हम्म, जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके हम्म, संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस हाँ, ज्ञान से हमें जिस ज्ञान क्या, से हमें ईश्वर का पता चले, हम्म, उसको विज्ञान कहते हैं। हम्म, जी, फॉर एग्जाम्पल, हम्म, मेरे सर पे बाल हैं थोड़े कम है, आपके सर पे बाल हैं थोड़े ज्यादा हैं, उसका एक हम्म, कलर है, टेक्सचर है। लेकिन 800 करोड़ लोगों के बाल, कोई जी, भी दो लोगों के बाल आपको सेम नहीं मिलेंगे। जी, बारीक वेरिएशन है। हम्म, फिर जब हम सारे जानवरों को लेकर चलते हैं इसी परिभाषा के अंदर, तो उन हम्म, जानवरों के बालों के अंदर भी एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है। हम्म, जी, तो हमें पता चला कि ये जितने भी तरीके के बाल हैं, प्रत्येक बाल हम्म, में जो विशेषता लेकर आ रहा है, किसी ने तो वो वेरिएशन क्रिएट करा।
जी। जिसने वो वेरिएशन क्रिएट करा वो ईश्वर ही हो सकता है। जी। तो यहां पर हमें पता चला कि बालों को स्टडी करने से हमारे को एक पूरी प्रक्रिया में एक यूनिकनेस पता चलती है। तो इस यूनिकनेस का कारण कौन है? बोले जी ईश्वर इसका कारण है। तो संबंध कहां पर पहुंच गया? ईश्वर पे। ईश्वर। तो जब जब शरीर के भीतर शरीर के बाहर कोई भी संबंध, जिस संबंध से हमें ईश्वरीय प्रक्रिया का पता चले, ईश्वर वो। मतलब कि ये प्रक्रिया अननोन है, हमें नहीं पता ये कैसे हो रही है, जी। पर कोई उसका करने वाला है, तो कोई उसका करने वाला है तो उसको ईश्वर नाम जी। बोल के छोड़ दिया। तो जिस प्रक्रिया से, जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले, उसको विज्ञान कहते हैं। तो जी। परिभाषित हो गया। हम्म। ये परिभाषा जी। आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। तब आप जी। कोई भी ऐसा काम कर पाएंगे जिससे हम्म। कि, तो जब मैं मेडिटेशन किसी को कराता हूं तो मैं कुछ हम्म। ऐसे यूनिक पॉइंट्स पे कनेक्ट करता हूं, यूनिक पॉइंट पे कनेक्ट होते ही वो आत्मा जो है तुरंत परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही जी। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तुरंत डीप ट्रांस होता है। जी। क्योंकि हम्म। जब आप अपनी मदर से मिलते हो हम्म। जी। तो आप क्या करते हो? तुरंत कनेक्ट होते हो, हम्म। जी। गले मिलेंगे, प्यार करेंगे, हम्म। मतलब कनेक्ट हो गए। जी। जब जब मैं अपनी कॉजल बॉडी से कनेक्ट होऊंगा जी। इमीडिएटली मैं ट्रांस में चला जाऊंगा। इमीडिएटली मैं ट्रांस में चला जाऊंगा। जी। आप एक दिन घर में मत रहिए, हम्म। बच्चे जो हैं, जी। हस्बैंड जो है, वो सब एक तरफ को हिल जाएंगे। उसके बाद एक दिन बाद वापस आइए, तो हम्म। जो भी वहां पर होगा बच्चा या बड़ा, हम्म। वो फट से जो है लिपटने की कोशिश करेगा। जी। कहाँ गए, क्यों गए, क्या करा, ये सारी की हम्म। सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दो जने अपनी अपनी कॉजल बॉडी की वजह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कहाँ पर कौन है, किसको मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं। हर जी। जगह वो कॉजल बॉडी से रिलेटेड जो डिजाइन है वो हमें जी। इम्पैक्ट करता है। तो जब मैं मेरे पढ़ने देखने के तरीके में इस बात हम्म। को आइडेंटिफाई करता हूं तो मुझे पैटर्न दिखाई देते हैं। जी। जब मैं उन पैटर्न्स के हिसाब से देखता हूं तो मुझे तुरंत कनेक्शन समझ में आ जाता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। मैंने आइडेंटिफाई क्या करा? मैंने आइडेंटिफाई करा चक्रा, जी। उस चक्रा से कनेक्टेड ग्लैंड, हम्म। और उस ग्लैंड से कनेक्टेड ब्रेन पार्ट। तो मैंने बोला मेरे 9 चक्रा होते हैं। 9 भी 5 5 5 करके 3 पार्ट में बटे हुए हैं। हम्म। ग्लैंड भी 5 होते हैं। ठीक है। तो जब मैं अपने एक एक सिस्टम, अब ये जो 5 दिख रहे हैं ये एक्चुअली हो सकता है 5 5 5 हो, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ग्लैंड टोटल 9 होते हैं। हमारे को एक बार में 5 समझ में आते हैं। हम्म। जब मैं ब्रेन को देखता हूं तो ब्रेन के भी 5 पार्ट होते हैं। ये एक्चुअली 9 पार्ट होते हैं लेकिन 5 5 5 करके वो पता चलते हैं। एक सेकंड।
हाँ जी, सॉरी। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीजें चल रही हैं। हमारा हर एस्पेक्ट 5 फंडामेंटल फंक्शंस पे बेस्ड है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने डीप सीक वाले उस पे प्रोसेस पे जाके चैटबॉट जो है वो अपना चैट जीपीटी अपने सिस्टम पे डाला, और अपने सिस्टम पे डालने के बाद मैंने डीप सीक पे क्वेश्चन डाला, ओवरव्यू ऑफ द 5 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है जी। तो उसमें लिखा हुआ आया कि जी 5 पार्ट ऑफ ब्रेन जो होते हैं, तो द ह्यूमन ब्रेन इज रिमार्केबल इंट्रिकेट ऑर्गन दैट ओवरसी क्रिटिकल बॉडी फंक्शंस into process sensory information, governs behavior and cognition. It can be divided into several parts, but 5 major components are paramount in understanding is overall structure and function. These parts are the cerebrum. अब यहां से पार्ट्स का नाम शुरू हो गया। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, डाइनसेफेलॉन एंड लिम्बिक सिस्टम। ठीक है जी। अब वही मैंने बोला कि इस चीज को क्या कहते हैं, इंस्टामोर्फिज्म। तो जैसे ही मैंने बोला इंस्टामोर्फिज्म करके जो कोई टर्म बोली, मुझे यही नहीं पता कि वो क्या चीज है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। मैं वहीं पर ही अटक गया, मेरा ब्रेन रुक गया। तो मैंने चीजों को सिंपल करना शुरू करा। मैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे जा सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे नहीं जा सकता। तो वेद में एक बड़ा सिंपल सा पार्ट दे रखा है, उस पार्ट को कहते हैं फ्रॉम माइक्रोकॉज्म टू मैक्रोकॉज्म, एंड फ्रॉम मैक्रोकॉज्म टू माइक्रोकॉज्म। मतलब क्या हो गया इसका? स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म से स्थूल में जाना है। तो जब मैं स्थूल से सूक्ष्म में जाऊंगा या सूक्ष्म से स्थूल में जाऊंगा, तो मैं कहूंगा मेरी बॉडी जो है इट इज लाइक अ स्पर्म, और इट इज लाइक अ जाइगोट, और इट इज लाइक अ फुल ग्रोन बॉडी, और इट इज लाइक अ कुंडलिनी, और इट इज लाइक अ स्नेक। ये मैं और करता जाऊंगा, और इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई। रिलेशनशिप क्या है? मेरे 3 पार्ट है, हेड, नेक एंड टेल। तो जब मैं अपने आप को हेड, नेक और टेल के तौर पे देख रहा हूं, तो मुझे स्पर्म, जाइगोट, कुंडलिनी, स्नेक, ये सारे रिलेशनशिप दिखने शुरू हो गए। पहला पार्ट पूरा हो गया। अब जब मैंने उसको सेकंड पार्ट पे गया, तो मैंने उसको बोला स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अब मैंने 3 को 5 कर दिया। अब स्काई का कनेक्शन मैंने बनाया अपने हेड से। एक सेकेंड। सॉरी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने पूरे प्रोसेस को 5 एलिमेंट्स में बाइफरगेट कर दिया, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। तो मेरा पहला बॉडी पार्ट बना हेड, एयर से मेरे बने लंग्स, फायर से बना मेरा हार्ट, वाटर से बना मेरा किडनी और ये वाला सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अर्थ से बना मेरा नेवल चक्रा। ठीक है। सो मेरे पास में ब्रॉडर लेवल पर हेड आया, और दूसरा पार्ट ऐसे आ गया।
अब मैंने कहा कि मैंने अपने उसको सूक्ष्म शरीर के तौर पे बांटा, तो मेरा सूक्ष्म शरीर बैठा टाइम, डायरेक्शन, हम्म, स्काई, एयर, हाँ, फायर। तो मैंने फिर से अपने इस आइडेंटिफिकेशन को देखा और मैंने बोला कि मेरा स्काई जो है वो मेरा हेड है, एयर को मैंने बोला फिर से लंग्स, फायर को मैंने बोला हार्ट। ठीक है जी। जी, टाइम और डायरेक्शन, जब मैंने इसको बोला, टाइम को मैंने आइडेंटिफाई करा किससे, आईज से। वो कौन सी चीज है जो कॉन्टिन्यूअस लाइक ए क्लॉक मूव करती है, वो मेरी आंखें हैं। आप बात करते हैं, बात करने में हम्म, आपकी आंखें बंद होती हैं, फिर खुलती हैं, फिर हाँ, बंद होती हैं, फिर खुलती हैं। हाँ, ये बंद होना और खुलना जो है, इट इज लाइक अ क्लॉक। हम्म, ब्रेन जो है, जी, इससे माइक्रो इंफॉर्मेशन को ब्रेक करता है। आपने कोई चीज सुनी, कितनी जी, देर सुनी, जितनी देर में आपका नेक्स्ट लेवल आई मूवमेंट हुआ। जी, जहां आपका ध्यान अटक जाए, अटेंशन जी, स्पैन इंक्रीज हो जाए, आपकी आंखें झपकना बंद कर देती हैं। आप हाँ, उसको देखते ही चले जाते हो। हाँ, जी, अगर आपकी आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, तो आप जी, इमीडिएटली कहते हो कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, मुझे इंफॉर्मेशन को पीस मील में लेकर चलना है। तो हम्म, ब्रेन उस बात को उसी अटेंशन स्पैन से कनेक्ट करता है जितनी देर आपकी आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। जी, क्या मेरी बात समझा पाया? जी, जी, हाँ, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके कानों में जा रही है, नाक में जा रही है, मुंह में जा रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन को रिलेट कर रहा है और उसको हम्म, पीस मील में बांट रहा है। जी, जब वो हम्म, उसको पीस मील में बांट रहा है, तो वो हम्म, उसको आंखों से मेजर करता है। तो टाइम की जो परिधि हमारे देश में दी गई थी, वो जी, आंखों के झपकने से मेजरमेंट था। जी, मैं उसका स्केल भी आपको शेयर कर दूंगा कि कितनी देर में आंखें झपकती हैं और कितनी देर में उसकी प्रक्रिया होती है। तो ये एक अप्रोच हो गया। तो इस जी, अप्रोच से मैंने बोला ये मेरी आईज से कनेक्टेड है। और हम्म, आंखें जब कभी कहीं देखती हैं, तो हम्म, देखने की टाइम ड्यूरेशन के साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जो है मेरे से बात कर रहे थे, एकदम से आपने इधर देखा, एकदम से इधर देखा, तो ये हम्म, डायरेक्शन का चेंज हो गया। तो ये डायरेक्शन और टाइम, तो ये डायरेक्शन कहाँ से आया, मूवमेंट से। हम्म, कोई भी चीज में मूवमेंट हो रहा है, आंखें लेफ्ट और राइट जा रही हैं, उसके हिसाब से ये एस्पेक्ट आया। तो मुझे फिर से बॉडी पार्ट्स में, अब मैंने कहा ये तो मेरा हेड हो गया, ये हेड हम्म, के अलावा हो गया, और ये हेड के अंदर हो गया। हम्म, अब ये हेड जी, रीजन। हाँ, ठीक, अब आ गए हम कॉजल बॉडी पे। कॉजल बॉडी में आया स्काई, एयर, ओ सॉरी, स्काई, डायरेक्शन, टाइम, टाइम, मन आत्मा रहता, मन, और मन। हम्म, अब स्काई जो था वो हेड था, हम्म, टाइम जो था वो आईज से कनेक्शन था, जी, डायरेक्शन उसका मूवमेंट था आंखों का, जी, हम्म, आत्मा जो है एक अलग चीज थी। जब मेरे वो डोमेन एक्टिवेट हुई जिसमें कि मुझे मेरे लिविंग होने का पता चला, हम्म, मैं मेरी कॉजल डिजाइन पे चला गया। तो ये पहला वाला कौन सा था जी, मेरा ये पहला वाला ग्रॉस बॉडी का डिजाइन था। दूसरा वाला जी, कौन सा था, ये मेरा सटल बॉडी का डिजाइन था। तीसरा हम्म, वाला कौन सा था, बोले जी ये मेरा कॉजल बॉडी का डिजाइन है। तो जी, मैं जैसे ही अपने हेड को देखता हूं, फिर मैं कहता जी, हूं ये हेड बड़ा छोटा, इसके अंदर की आंखें, नाक, कान, ये सारे के सारे बॉडी पार्ट आ गए, पर इनको लिविंग कौन बना रहा है? हम्म, आप किसी भी चीज को देख रही हैं तो देख कैसे रही हैं, बोले जी मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है। और मैंने बहुत हम्म, सारे लोगों को देखा है कि जब उनके शरीर से वो एक चीज गायब होती है, सडनली वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो अगर मैं हम्म, अपने आंखों के झपकने को देख रही हूँ, उसके मूवमेंट को स्टडी कर रही हूँ, तो कोई जी, एक चीज ऐसी है जो इसको एनर्जी देती है। और जब वो एनर्जी देने वाली डोमेन इस शरीर से बाहर चली जाती है, तो वो हम्म, प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है।
तो आपने एक एक्स को आइडेंटिफाई करा। हम्म, ठीक। अब ये एक्स हम्म, क्या है, इसके ऊपर अलग डिबेट है। हमें अभी जी, उस मुद्दे से भटकना नहीं है। हम ये कह रहे हैं, ये हम्म, एक्स जो है, इसको हम्म, कोई चीज पसंद आती है। क्यों पसंद आती है मुझे नहीं पता। हम्म, मैं पहली बार जब मेरी शादी हुई, तो शादी होने के पहले जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड को देखा, थोड़ी देर के लिए मेरी आंखें रुक गई। हम्म, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार ही देखा था। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। हम्म, एक बार ऐसा होता है जब पहली बार किसी को हम देखते हैं, पहली बार देखने के बाद वहां पर एक लाइकिंग होती है या एक डिसलाइकिंग होती है। हम्म, ये लाइकिंग हम्म, और डिसलाइकिंग हमारे कंट्रोल में है या किसी और प्रोसेस के कंट्रोल में, हमें नहीं पता। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा आत्मा जो है, ये जब इस पूरे प्रोसेस में कनेक्ट होता है, तो ये कोई हम्म, ना कोई चीज इसकी लाइकिंग और इसकी डिसलाइकिंग की होती है, जिसके कारण हम्म, मुझे कोई व्यक्ति इतना पसंद आता है कि मैं उसके साथ जिंदगी भर रहना स्वीकार कर लेता हूँ। कोई व्यक्ति इतना नापसंद होता है कि उसकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं है। हम्म, तो ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग इस मन की डोमेन है। ये मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, बट मुझे लगता है ये मेरा कॉजल डिजाइन है। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी, अब जब मैंने इसको देखा तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि जो मेरी आत्मा के हिसाब से है, वो क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही पैटर्न है या फर्क है। तो वहां हम्म, से पैटर्न्स की स्टडी शुरू हो गई। उन पैटर्न्स के बाद आपको पता चला कि एक माइक्रो सिस्टम है और एक मैक्रो सिस्टम है। तो मैं तब जाकर माइक्रोकॉज्म से मैक्रोकॉज्म में गया, मैक्रोकॉज्म से माइक्रोकॉज्म में गया, और मुझे उसके बीच का कनेक्शन दिख गया। जी, यस, वेस्टर्न सिस्टम जो है वो बहुत सब स्टैंडर्ड लेवल का सिस्टम है, उनको भी बहुत सारी चीजें पता नहीं है। हमारा जो ईस्टर्न ट्रेडिशनल विजडम जो था वो बहुत हायर ऑर्डर का था। एज अ जी, रिजल्ट हमने उन चीजों को आइडेंटिफाई करा जो चीज आज का सिस्टम देख भी नहीं सकता। तो वो अपने नॉमेनक्लेचर को ही ठीक करते रहते हैं। अब मैं इसी की आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने यहां पर क्या बोला कि हमारे ब्रेन के 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। नॉट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ मास होता है, नॉट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्फेयर्स, लेफ्ट एंड राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, which are further subdivided into lobes, frontal, parietal, temporal and occipital. That is important information. मुझे मेरा ब्रेन पता है, और उस ब्रेन के 5 पार्ट के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। पहली बात कि मेरा ब्रेन जो है वो पूरा एक प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, वो एक बड़ा उसका पार्ट है। एक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन इसको 2 पार्ट में बांटा गया, सेकंड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। इसको फर्दर 2 की बजाय 4 पार्ट में बांटा करा। तो बांटने का अप्रोच ही तो हो गया। अब बांटने के अप्रोच, मैं यही पार्ट को अगर सिंपल तरह से बोलूंगा, हाँ जी ये मेरा हेड है, इसके अंदर ब्रेन है, एक इसमें लेफ्ट है, एक राइट है, एक आगे, एक पीछे, एक बीच में, ऐसे ही बोलूंगा ना मैं। तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो बड़ा सिंपल तरीके से चीजों के बारे में बात करता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो सिंपल चीज सिंपल तरह से दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जाती। अब पहले तो मैं सेरिब्रम और इसकी डेफिनेशन और इसके उसी में अपना दिमाग अटका लूंगा। बट जी, मोटा मोटा पार्ट क्या है? बोले जी एक फ्रंटल होता है, एक पैराइटल होता है, एक टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल होता है। अब ये भी क्या होते हैं? फ्रंटल मतलब फ्रंट, पैराइटल मतलब पीछे, टेम्पोरल मतलब कान के साइड में। तो ऐसे करके आपने बॉडी पार्ट्स को की तरह ब्रेन को आइडेंटिफाई करा। बॉडी को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बोले जी एक गर्दन है, उसके ऊपर एक सर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर है और एक बीच का हिस्सा है। अब ये बीच के हिस्से में जितनी भी चीजें हो रही है, अब आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को भूल जाइए, पैर को भूल जाइए, तो बीच का हिस्सा आपके पूरे शरीर का 85% है। जी, बीच का हिस्सा
अगर हम्म, आप अपने टोटल बॉडी वेट को लेकर चलेंगे तो हम्म, टोटल बॉडी वेट में हाथों का, पैरों का और सर का वेट माइनस कर दीजिए। सर का वजन होता है ऑलमोस्ट 1.5 किलो का। हम्म, 1.5 से 2.5 किलो का सर होता है। जी, 5-5 किलो के दोनों हाथ होते हैं। 5-5 किलो हम्म, के पैर होते हैं। 20 किलो ये हम्म, वजन हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो है 60 से 70 किलो का है तो ये उसकी बॉडी प्रोपोर्शन हो गई। हम्म, तो बीच का जी, हिस्सा मतलब गर्दन से समझ गई। नीचे का और हाथों के और पैरों के बीच का हिस्सा, हम्म, इस जी, हिस्से को हम बोलेंगे कितना परसेंट? 85%। हम्म, ऐसे ही ब्रेन में 85% पार्ट जो है उसके जी, 4 पार्ट करके उन्होंने एक कहानी बनाई। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? जी, अब इस 85% के अंदर क्या आता है? हार्ट आता है, लंग्स आते हैं, किडनी हम्म, आती है, स्प्लीन आती है, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट हैं। जी, बट वो कनेक्टेड किससे हैं? फ्रंटल, ब्रेन, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल से। हम्म, 15% जो है वो इसका सुपर मैकेनिज्म है। तो अब यहां से हमें पता चला जी, एक ग्रॉस बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है, ओ सॉरी सटल बॉडी, और एक कॉजल बॉडी। अब ये कॉजल बॉडी जो है ये 15% है। सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी इज 85%। हम्म, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी मिलाकर 15% है। जी, फर्दर सब डिवीजन में ये 15% का रोल प्ले क्या है? तो मुझे और माइक्रो में जाना पड़ेगा। जी, तो मुझे सबसे पहले सटल बॉडी पार्ट के फंक्शन को पता चलेगा। बोले जी 10% तो ये होता है, 5% कॉजल बॉडी पार्ट होता है। हम्म, ऐसे करके मैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहा हूं। जी, अब ये इस तरह से मैंने समझाया तो आपको तुरंत समझ में आ गया ना। हाँ, जी, हमारा जो प्रोसेस है वो चीजों को सिंप्लीफाई नहीं होने देता। हम्म, तो मैंने आपको एक किताब शेयर करी, वो जी, किताब आपने पढ़ी कितनी, समझी कितनी, उसका जी, एक एक्सेल शीट बनाया और आपने जी, मेरे को शेयर कर दिया। जी, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन क्या था? आप जी, चीजों को सिंपल तरीके से समझें। जी, जब आप किसी चीज को सिंपल तरीके से समझ लेंगे तो सिंपल तरह से ही समझाएंगे। हम्म, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन ये था कि जब जी, आप मेरा ग्लैंड सिस्टम पढ़ेंगे, उस जी, ग्लैंड के कंट्रोल करने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे, उस हम्म, हार्मोन के लिए कौन कौन से केमिकल हैं, हम्म, जी, उस केमिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब आप उस केमिकल को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा एक फास्फोरस होता है, एक कैल्शियम होता है, एक जो है मैग्नीशियम होता है। जी, जी, ऐसे करके आपको अपने शरीर के अंदर धातु पता चलेंगी, कौन सी धातु आपके कौन से हार्मोन को इम्पैक्ट करती है, एक या अनेक। अब क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। जब आप उस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके ये 9 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट जी, पर मेरा जो फंक्शन काम करता है उसमें फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए होता है। इस पॉइंट पे कुछ और चाहिए होता है, इस पॉइंट पे कुछ और चाहिए होता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट इन सारे मेटल्स को जनरेट कर रहा है, नॉन मेटल्स को। जी, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना। जी, उस स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट का काम क्या था? जी, ऐसे करके जंप करके यहां से यहां चीजों को फेंकना, ऐसे करके यहां से यहां चीजों को फेंकना। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने हाथ में एक गेहूं छानने वाला सूप रखता हूं हम्म, तो मैं हम्म, उसको हिलाता हूं, ऐसे करके, हाँ, ऐसे करके उसको उठाता हूं। तो हाँ, पता चलता है थोड़ी देर बाद गेहूं एक तरफ आ जाता है और कचरा एक तरफ हो जाता है। हाँ, मेरे शरीर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, उस हम्म, प्रोडक्शन को, कौन से हार्ट को क्या चाहिए? बोले जी हार्ट को तो गोल्ड चाहिए। अच्छा जी, हार्ट को गोल्ड दे दो। तो सडनली ब्रेन से कोई चीज जाती है और हार्ट के अंदर कुछ फेंक देती है। हम्म,
जब मैं उस केमिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है। मेरे शरीर के अंदर एक धातु विज्ञान है, वो धातु कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मेरा शरीर ही उत्पन्न कर रहा है। मेरा शरीर कैसे उत्पन्न कर रहा है? बोले जी इसके अंदर कोई प्रक्रिया होती है। खाते तो हम गाजर मूली टमाटर और इस तरह से हैं, या मीट मछली खा लेते हैं, या शराब पी लेते हैं, तंबाकू ले लेते हैं। खाते तो हम इस तरह की चीजें हैं। लेकिन वो शरीर उसको प्रोसेस करते 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 उसमें कैल्शियम निकाल लेता है, मैग्नीशियम निकाल लेता है, फास्फोरस निकाल लेता है, और ऐसे करके वो धातुएं निकलती हैं। तो वो धातु किसी दवा में या किसी खाने पीने के पदार्थ में कितनी होती है, आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको आइडेंटिफाई करना। मैं मेरी बात समझा पाया? क्योंकि जब आपको एक एक हार्मोन पता होगा, वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तब आप डीपर लेवल पर चले जाएंगे। तो रोग जो होता है, जब भी मैं रोग के बारे में देखता समझता हूं तो मुझे पता चलता है रोग जो है तब जनरेट होता है आयुर्वेद के आधार पर। मतलब एलोपैथी की जो थ्योरी है वो है एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। आयुर्वेद की थ्योरी है वात पित्त कफ। और होम्योपैथी की थ्योरी है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। मंत्र चिकित्सा जो है वो काम करती है काम, क्रोध और लोभ। मतलब ये जो आप लिखे काम को सॉरी। मतलब आप जो बोले कि मंत्र चिकित्सा ये तीनों पर काम करती है, वो कैसे, मतलब क्या है? वो मैं भी सारा कुछ बताऊंगा, पहले मैं एक एक चीज को कनेक्ट कर दूं सो दैट कि आपको ये समझ में आए कि हम जो काम कर रहे हैं हम्म। उसमें हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, सिंपल रखेंगे, तो हमें तुरंत ये पता चलेगा कि ये रोग का मुख्य कारण कहां पर है। जी। और जैसे ही वो रोग का मुख्य कारण हमें पता चलेगा, हम पूरी प्रक्रिया को रिजॉल्व कर लेंगे। जी। चिकित्सा के जो व्यक्ति चिकित्सक होता है उसको रूट हम्म। कॉज आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये बीमारी का मुख्य कारण क्या है। हम्म। तो जी। चारों पद्धति मैंने आपके सामने रख दी। एजेंट का मतलब होता है बीमारी लाने हम्म। वाला कोई एजेंट होता है, उस हम्म। बीमारी को ग्रहण करने वाला कोई होस्ट होता है, और हम्म। एक उसका एनवायरनमेंट होता है। हम्म। तो इन्होंने एक वायरस बनाया, उस वायरस को एजेंट कर दिया, उसको हम्म। कोई ना कोई को लोगों को रिसीव करा दिया, और वो हम्म। बीमारी पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई। ऐसे जी। करके कोविड एक्सप्लेन होता है। जी। हमारे यहाँ होती हम्म। बीमारियां, आयुर्वेद कहता था बोले जी जब कोई बीमारी होती है वो कोई ना कोई वात रोग से कनेक्ट होती है, और वो वात रोग जो है कफ और पित्त के तौर पे कन्वर्ट होता है। तो जब ये तीनों के तीनों शरीर में हो रहे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये तीनों इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो बीमारी होती है। जी। बैलेंस में रहते हैं तो रोग नहीं होता। जी। होम्योपैथी कहता है कि कोई भी चीज होने का मुख्य कारण सोरा है। सोरा मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर है। हम्म। आप कभी टहलते टहलते किसी ऐसे जगह से निकले जहां पर कि कूड़ा पड़ा हुआ था, हम्म। उस कूड़े में बदबू आ रही थी, वो हम्म। बदबू ने आपको टच करा और आप घर पहुंचते पहुंचते बीमार हो गए। जी। ठीक है। जब आप बीमार हुए तो आपका शरीर उस टाइम पर उस बीमारी को काउंटर करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है होने की वजह से वो काउंटर एंटीबॉडीज जैसा सिस्टम बनाता है। जी। लेकिन वो काउंटर एंटीबॉडी सिस्टम जो है वो दूसरे के साथ संपर्क बनने पर और बढ़ जाती हैं। मतलब कि आप घर पहुंचे और घर पहुंचने पे आपने देखा कि अरे ये मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, और आते ही उन्होंने छींक दिया, तो आप एक इन्फेक्शन कैरी करके लाए थे। आपकी बॉडी इन्फेक्टेड थी, दूसरी इन्फेक्टेड बॉडी ने आपसे संबंध बनाया, और उस संबंध बनने से आपकी बीमारी फर्स्ट लेवल से उठकर दूसरे लेवल पर चली गई। वो सेकंड लेवल जो बीमारी का था उसको साइकोसिस कहते थे।
जी। अब इसके बाद आपने जो है उसी पूरी सिचुएशन में उस बीमारी को अपने अंदर ब्रीड करा, और ब्रीड करने के बाद उसका नेक्स्ट वेरिएंट बना दिया। वो नेक्स्ट वेरिएंट जो है जब दूसरी तीसरी जगह ट्रांसफर हुआ, वो जी। सिफिलिस की स्टेज हो गई। हम्म, ये जी। होम्योपैथी का अप्रोच था। जी। जो मंत्र चिकित्सा है वो कहती है कि कोई भी बीमारी सबसे पहले कामना से होती है। हम्म, कामना का होल्ड करना जी। लोभ होता है, हम्म, और कामना का पूरा ना होना वो क्रोध होता है। हम्म, हम्म, तो काम क्रोध और लोभ से वात पित्त कफ बनते हैं। वात पित्त कफ जो है वो पूरे इन्फेक्शन और उसके बीमारी के होने के कारण को कनेक्ट करता है। बट हम्म, कामना, क्रोध और लोभ जो है ये लार्जर डोमेन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपनी गाड़ी बेच रही है, पोर्श जी। की। जी। अब वो 3 करोड़ की गाड़ी है। वो तीन हम्म, करोड़ की गाड़ी पूरे मार्केट में घूम रही है, उसके एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। अब आपके मन में इच्छा आ गई कि मुझे पोर्श खरीदनी है। हम्म, अब वो कामना के चक्कर में आते जाते उठते बैठते सड़क पे लाल बत्ती पे जहां कहीं भी आपको पोर्श दिख रही है, तुरंत आपका ब्रेन उससे कनेक्ट हो रहा है। अब हम्म, आप उस गाड़ी को होल्ड करना शुरू हो गए अपने दिमाग में, वो लोभ हो गया। हम्म, और फिर फाइनली आप घर आए, आपने घर आके जिद करी कि मुझे तो पोर्च खरीदनी है। किसी ने कहा भी क्या जरूरत है इतनी फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगाने की, ये हमारे काम की गाड़ी नहीं है। तो हम्म, आपको क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई। अब ये जो काम क्रोध और लोभ जो है, ये तीनों के तीनों थॉट की डोमेन्स है। जी। ये थॉट जो है जैसे जी। जैसे लार्जर होता जाता है, जी। वैसे वैसे इसके इम्पैक्ट्स डीपर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, उस कार की इच्छा करते करते किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए। अब वो जी। भूत बन गया। भूत बनने के बाद वो जो कोई भी व्यक्ति वो पोर्श गाड़ी चला रहा होता है, वो भूत जाके उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। हम्म, उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करा, पर वो उस गाड़ी को चलाना चाहता था, चला नहीं पा रहा था। तो ऐसे करके हमारी भूतिया स्थिति बदलती जाती है। हम्म, तो वो क्या करता है, वो भूत जो है वो उस व्यक्ति के दिमाग में घुस जाता है जो पोर्स गाड़ी चला रहा है, और उसके इंद्रिय सुख को महसूस करता है जैसे गाड़ी चलती है। जी। अब एक व्यक्ति के अंदर दूसरी डोमेन एंट्री कर गई, और एंट्री करने के बाद उसने उस डोमेन को बीमार बना दिया। जी। मैं गाड़ी, पोर्श गाड़ी चला रहा हूं 5 किलोमीटर के लिए, मेरा चलाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे अंदर की स्पिरिटेड एनर्जी ने मुझे वो गाड़ी 500 किलोमीटर चलवाना शुरू कर दिया रोज। हम्म, और फाइनली मैं मर हम्म, गया। जब मैं मरा तो वो भूत और वो जो है उसकी दुनिया शुरू हो गई। हम्म, इसी तरीके से जब मैंने ये पूरा प्रोसेस स्टडी करा, तो मुझे पता चला कि हमारे देश और दुनिया में इतनी शराब क्यों बढ़ गई। क्योंकि जी। शराब खराब चीज होती है। हमारा सिस्टम वही चीज सबको बता रहा था। हम्म, तो जी। जो पीने वाला था और जो नहीं पीने वाला था, उसकी जनरेशन्स चल रही हैं, थॉट प्रोसेस में वो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जो सिस्टम आपको अब इसी प्रोसेस को आप कैसे भी लेके चल सकते हैं। एक व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, उसके थॉट में आपने भरा कि अगर तुम इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दोगे तो 72 हूरें तुम्हारा जन्नत में इंतजार करेंगी। अब वो 72 हूरों के बारे में सोचते सोचते उसने अपने शरीर पे बम बांधा और मर गया। ऊपर हम्म, जाके 72 हूरें मिली नहीं। तो वो क्रोध में आ गया। क्रोध में आके वो चारों तरफ क्रोध फैलाना शुरू कर गया। चारों तरफ आतंकवाद बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद का सिद्धांत क्या था? समता। वात हम्म, पित्त कफ को सम रखिए। ऐसा लाइफ में आचरण रखिए कि आपको बीमारी जो है वो तभी होगी जब आप इम्बैलेंस के तरीके से जाएंगे। हम्म, हम्म, तो जब हम्म, डीपर लेवल पे आप चीजों को देखते हैं, उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करके समझेंगे। अटैक करना है तो तुरंत अटैक भी। तो मैंने जब ये प्रोसेस सिंप्लीफाई तरह से समझा,
तो मैं हर इस मंत्र में कौन सी शक्ति है, वो किस प्रकार से काम करती है, उसका बीज मंत्र कैसे बनता है, ऐसे करके मुझे मेरा इंटरनल सिस्टम बताने लग गया। जी। क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा मरा ही होगा जिसकी हम्म, इच्छा होगी कि पूरी दुनिया ठीक हो, हाँ। अच्छी तरह से काम करे। तो ऐसे करके कोई ना कोई स्पिरिटेड एनर्जी जो है वो मेरे अंदर भी कनेक्ट हो गई, क्योंकि उसने मेरे थॉट्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया। तो मुझे जी। समझ में आया कि लार्जर लेवल पर तीन फोर्सेस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि तीन योनि होती हैं, तीन गण होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवगण। जी। तो जब कभी मैं कोई भी सही डिसीजन लेता हूं तो वो देवगणों की वजह से, गलत डिसीजन लेता हूं तो राक्षस गणों की वजह से, अपने विचार से सोचता हूं तो मनुष्य गण की वजह से। तो मैंने कहा ये थ्योरी तो बड़ी अजीब सी है, इसमें एक अच्छा है और एक बुरा है, और एक साधारण है जो इधर से उधर कनेक्ट होता है, कभी वो मनुष्य के देवताओं के साथ हो जाता है, कभी वो दानवों के साथ हो जाता है। फिर मैंने पढ़ा समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन पढ़ा तब मुझे प्रक्रिया समझ में आई कि किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को साथ साथ कनेक्ट होना पड़ता है, तब रियल टाइम चर्निंग होती है। अगर सिर्फ अच्छा होगा या सिर्फ खराब होगा तो वो जो है वो कभी काम का नहीं होगा। अच्छे और बुरे को साथ में लेकर आप चलाते हो। एग्जाम्पल देता हूं। जी। आप रोटी खाते हैं, जी। रोटी कैसे बनती है? गेहूं को आटा। पाउडर करते हैं। हम्म। अब आपने कहा किसी को पीसना बड़ा खराब होता है, बताओ, ये अच्छे खासा गेहूं था, किसी ने इसको पीस दिया, ये तो हम्म, आसुरी कर्म हो गया। पर वो पीसने के बाद आटा बना। अब जी। आटा सॉलिड स्टेट था, किसी ने उसमें पानी मिला दिया, अरे पूरा खराब कर दिया, अब ये पतला हो गया। किसी ने उसको दोबारा गूंद दिया, जब गूंद दिया तो पानी जो है अंदर एब्जॉर्ब हो गया, हम्म, उसकी लोई बनाई, उसको रोटी हम्म, पर, चकले पर, बेलन पे करा, और उसके बाद वो रोटी बनी, और रोटी खाने में बहुत बढ़िया थी। गेहूं हम्म, खाया नहीं जा सकता था, हम्म, रोटी आराम से खाई जा सकती थी, हजम भी करी जा सकती थी। अब जी। आप ऐसा मानिए कि आप पीसने को, दबाने को, कुचलने को, गूंदने हम्म, को खराब हम्म, एक्टिविटी कह दें, हम्म, तो किसी ने हमारी टर्मिनोलॉजीज को इम्पैक्ट कर दिया, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। हम्म, उस गुड और बैड, राइट और कॉम से क्या हुआ? डिजायर्स क्रिएट हो गई। हम्म, और जब कोई डिजायर क्रिएट हुई है तो आप उसको होल्ड भी करोगे, हाँ। हाँ। और ठीक है, फुलफिल नहीं होगा तो हो जाएगा। पूरी नहीं होगी तो क्रोध भी आएगा। तो हम्म, इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करना कब होगा? जब हम्म, इंस्टेड ऑफ डिजायर आप हर चीज को पर्पसफुली देखोगे। तो संस्कृत में टर्म है लक्ष्यते इति लक्ष्मी। हम्म, जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। क्योंकि जी। आप जब काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त आपको थकान कब नहीं होगी? जब वो आपका जीवन का लक्ष्य होगा। जी। हम्म, अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, आपने मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट जीता है, जी। उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद जी। बच्चे हो गए। जब बच्चे हुए तो वो बच्चे को आप हाथ में ले, ओहो इसकी वजह से मेरे पूरा मिस यूनिवर्स का नेम फेम खत्म हो गया, दूर फेंको इसे। हम्म, वो बच्चा हाथ में आए और आपको मतलब पसंद ही ना आए कि मैं इतनी फेमस थी, चारों तरफ दुनिया के फोटोग्राफर मेरे आगे पीछे फोटो खींचते रहते थे, मतलब कोई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे बुलाती थी, लोग हवाई जहाज में मेरे को बोलते थे मिलने के लिए, और ये मेरी शादी हुई, ये मेरा बच्चा हो गया, अब इस बच्चे को हाथ में लो तो मैं सारा फेम सब कुछ वो खत्म हो गया। हम्म, तो आपको आपकी कामना ने जिस चीज में सबसे बड़ा लाइफ का पर्पस था उससे डेविएट कर दिया। जी। तो हम्म, जो चीज बिल्कुल जेन्युइन है, माँ और बच्चा जो है उसके बीच में बहुत प्यारा बॉन्ड होता है, जी। वो बॉन्ड ही किसी ने खत्म कर दिया, जस्ट बाय क्रिएटिंग एबनॉर्मल डिजायर इन द सिस्टम। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी।
आप कभी अपने बच्चे को लेकर उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आपको ये थॉट आ रहा हो कि अरे मुझे इससे नफरत है, मुझे ये कितना बेकार है। हम्म, वो थॉट नहीं आएगा। हम्म, पर वो थॉट इंड्यूस करके हमारे अंदर ये एनवायरनमेंट डाल रहा है। तो थ्योरी आती है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। आपने अपने पेरेंट्स से सीखा ईमानदारी वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, और आपको लाइफ में चैलेंजेस आ गए। जी, जब आपको लाइफ में चैलेंजेस आए तो आपने कहा कि ये कैसी अपब्रिंगिंग है, मुझे तो उन्होंने बोला था कि हम्म, मैं ईमानदारी से काम करूंगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं ईमानदारी से काम कर रही हूं तो मेरी लाइफ तो खराब हो रही है। तो किसी ने कहा अरे भाई थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल होना भी पड़ता है। अब प्रैक्टिकल होने की क्या परिभाषा है? मैं थोड़ी सी बेईमानी करूं तो क्या वो? अब ये जो एनवायरनमेंट था उसने बेईमानी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही जी, एनवायरनमेंट है। हर व्यक्ति अपने मतलब के हिसाब से, इसलिए मैंने बोला कि वो ट्रम्प ने जेलेंस्की को बोला कि हम्म, ये जो है पुतिन से वॉर करना इसका गलत अप्रोच है, मैं आज से इस वॉर को बंद करने का आदेश देता हम्म, हूं। अब आपको समझ में आया मैंने ओरिजिनली स्टार्ट इस पॉइंट से क्यों करा था? हम्म, हर जी, चीज मेरे से हाँ, कनेक्टेड है। एक हाँ, जेलेंस्की के गलत होने से यूक्रेन की वॉर हो गई। यूक्रेन हाँ, की वॉर में हजारों लोगों के घर पे ठीक, बम गिर गए, तोड़ दिए गए, हम्म, लाखों लोग बेघर हो गए, हम्म, करोड़ों अरबों रुपए के बम धमाकों पे चीजों में पैसा खर्च हो गया, और एट द एंड पता चला कि ये व्यक्ति जो है, इसका ये गलत डिसीजन था, इसका ये लालच था। जी, उसके एक गलत डिसीजन की वजह से कितने लोगों का घर टूटा। घर बनाने में जी, कितनी मेहनत लगती थी, चीजों को जी, इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगती थी। तो जब आपका इलेक्शन होता है तो आप वोट डालने के टाइम पे जब जाते हैं और किसी गधे जी, आदमी को वोट देकर आते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? उस एक गलत हम्म, डिसीजन की वजह से आपका अपना घर भी तोड़ा जा सकता है। सो हम्म, एक एक चीज वैल्यूएबल है। जी, अब ये तो हो गया, मैंने गलत डिसीजन लिया तो मुझे पनिशमेंट मिला। ये जो व्यक्ति था जिसकी वजह से सबके घर टूटे, जी, उसका पनिशमेंट क्या होगा? उसका भी तो कोई पनिशमेंट होगा ना। हम्म, तब वहां पर जी, रोल आता है कर्म विपाक संहिता का, कि जब आप किसी टाइम पर किसी राशि नक्षत्र चरण में उत्पन्न हुए, तो उस जी, उत्पन्न होने पर कौन सा पाप आपको प्रक्रिया में मुक्त करता है। अब ये नक्षत्र जो है ये किससे कनेक्टेड है? राशियों से। राशि किससे कनेक्टेड है? नवग्रह से। नवग्रह किससे कनेक्टेड है? मेरे चक्रा से। मेरे चक्रा किससे कनेक्टेड है? मेरे ब्रेन के पार्ट से। मेरे ब्रेन के पार्ट्स किससे कनेक्टेड है? मैं उस उन पार्ट्स में क्या हो रहा है? बोले जी उसमें ग्लैंड्स हैं, उसमें हार्मोन जनरेट हो रहा है, और वो हार्मोन जनरेट होकर मेरे शरीर का निर्माण कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर जितनी ज्यादा धातु होती है, उतनी धातुओं की वजह से मैं देवगणों की तरफ जाता हूं। जितनी कम धातु होती है और बाकी चीजें ज्यादा होती हैं, उसकी वजह से मेरी आसुरी प्रवृत्ति होती है। उस आसुरी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति के बीच में मनुष्य प्रवृत्ति होती है, कि मैं अपने अंदर के आसुरी प्रवृत्तियों को और जो दैवी प्रवृत्तियां हैं उनको बैलेंस कर लूं। पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब आप पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे तो पढ़ने पर आपको बहुत लार्जर लेवल पे सारी डिटेल्स पता चलेंगी। और जब आप उनको देखेंगे तब आपको ये सारी की सारी चीजें एक एक करके प्रॉपरली समझ में आएंगी। इसलिए ये मेरा 1 ईयर प्रोग्राम है। जी, हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? जी, ओके, तो अब जिसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं क्योंकि 10:36 हो गए। तो एक सेरिब्रम होता है, दूसरा सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम इज लोकेटेड द बैक ऑफ द ब्रेन। हम्म, Underneath cerebellum consists of two hemispheres and a highly folded structure similar to that of the cerebrum.
The cerebellum plays a crucial role in coordination, balancing, motor learning. The cerebellum integrates sensory inputs from the environment and the body, ensuring that motor functions are well coordinated and fluid. मतलब ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट हो गया सेरिबेलम। जी तीसरा पार्ट हो गया ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम लाइज बीनीथ द सेरिब्रम एंड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री मेन जी पार्ट्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जी तो मेरा ब्रेन, जी उसके पांच पार्ट के बीच में एक सेंटर पार्ट, उस सेंटर पार्ट के पास में मेरा मिड ब्रेन आ गया। एक लेफ्ट ब्रेन हो जी गया, एक राइट ब्रेन का पार्ट हो लेफ्ट गया, एक मिड ब्रेन हो गया। इस मिड जी ब्रेन के साथ पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब ये जी मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके नाम पर मत जाइए, फंक्शनिंग के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाइए। मेरा एक हेड जी है, उससे मेरी गर्दन जुड़ती है, उस गर्दन से मेरी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है जो मेरी टेल बोन तक जाती है। ये जी ब्रेन के पांच पार्ट, उसके जी नीचे का जो भाग, और उस भाग जी का नीचे की रीढ़ की हड्डी से कनेक्शन, जी इसके बीच में तीन पार्ट हो गए, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड जी मेडुला ऑब्लोंगेटा। जी ठीक है, नीचे उतर, और ये करते क्या है? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सिव एक्शन, स्लीप एंड वेकफुलनेस, इसके बारे में बताते हैं। Fourth part, diencephalon. The diencephalon is situated near the center of the brain and it's comprised primarily of thalamus, hypothalamus, epithalamus and subthalamus. एक ही थैलेमस है, उसके चार भाग कर दिए। हम्म तो जैसे ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी है, तो अब ये धीरे धीरे कॉजल बॉडी की तरफ पूरे प्रोसेस को लेकर जा रहे हैं। The diencephalon is involved in various functions including thalamus, hypothalamus, epithalamus, subthalamus. Thalamus का काम क्या होता है? Act as a relay station for sensory information before it reaches the cerebral cortex, except for olfactory signals, यानी smell. It plays a role in regulating consciousness, sleep and alertness. पहला पार्ट, ये थैलेमस का काम हो गया। हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया? रेगुलेट्स द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग फंक्शन सच एज हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड सर्काडियन। ये हाइपोथैलेमस का काम हो गया। एपिथैलेमस हो गया इन्वॉल्व इन इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू ओडार्स एंड द रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन रिदम्स। सब थैलेमस का काम हो गया प्लेज अ रोल इन मोटर कंट्रोल एंड मूवमेंट रेगुलेशन। अब वही चीज कि मैं हेड में गया और हेड के अंदर के सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले पार्ट में 85% में चार लोब आते थे। दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो एक थैलेमस है, उस थैलेमस के भी आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे करके थैलेमस के भी हिस्से कर लिए। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट विच इज द लिम्बिक सिस्टम। अब हाथ है, पैर है, तो कोई ना कोई तो डोमेन ऐसा होगा ब्रेन का जो मेरे लिम्स को कंट्रोल कनेक्ट करेगा। जी तो जो प्रक्रिया हो रही है, जो इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, वो कैसे है? द लिम्बिक सिस्टम इज नॉट अ डिस्क्रीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ interrelated brain regions located deep with the brain including amygdala, hippocampus, thalamus, hypothalamus and cingulate gyrus. अब ऊपर भी थैलेमस था, हाइपोथैलेमस था, अब नीचे भी वही आ गया। तो इनका जो काम करने का तरीका था, जो बांटने का तरीका था, वो बहुत सिस्टमैटिक नहीं था। ओवरलैपिंग हो गई ना दो चीजों में। एक चीज को दो जी बार क्यों बोल रहे हैं? अगर पार्ट है तो इधर और उधर दोनों तरफ कैसे हो सकता है? जी भाई मैं गर्दन को बोलूंगा तो गर्दन के दो पार्ट बोलूंगा, एक गर्दन जो नीचे के हिस्से टच हो रही है, एक गर्दन ऊपर के हिस्से के टच हो रही है। तो जब जी मैंने उसे काट दिया जी तो वो दोनों जगह थोड़ी होगी, एक ही जगह होगी ना। तो ये इनके सिस्टम पे एम्बिगिटीज है। जी लेकिन हम फिर भी उसके आगे बढ़ते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम जो है इज द इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन मतलब सॉफ्टवेयर ड्रिवन पार्ट और नॉट अ पार्ट ऑफ कॉजल डिजाइन। इसमें जी क्या है? इमोशन रेगुलेशन, मेमोरी की फॉर्मेशन, जी मोटिवेशन एंड बिहेवियर। जी ठीक है जी। तो जी अब आपको क्या करना है? आपके पास में कोई भी व्यक्ति आया जिसको बीमारी है इमोशन रेगुलेशन की,
मेमोरी हम्म फॉर्मेशन की, मोटिवेशन की, या बिहेवियर की, इनमें से कोई भी परेशानी है, तो हम्म आपने उसके ब्रेन के एमिगडाला, हिपोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सिंगुलेट गायरोस, इसके ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर गए और उसको हील और क्लीन कर दिया। जी। जैसे ही उसको हील और क्लीन करा, एक सेशन करा, उसके हम्म अंदर इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होना शुरू हो गए। जी। जब हमने दूसरे पार्ट में देखा, उसका थैलेमस, थैलेमस का कनेक्शन किस बात से है? रेगुलेटिंग कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अलर्टनेस। जी। तो जब कोई व्यक्ति का कॉन्शियसनेस रेगुलेट नहीं हो रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी इंसोम्निया। कुछ हो रहा है, हम्म तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक श्लोक था, उसे क्या कहते थे? शनै रुष्टा शनै तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शनै शनै। क्षण में रुष्ट होना, क्षण में तुष्ट हो जाना, और रुष्ट मुझ होना, तुष्ट होना, बार बार करते रहना। उसका हम्म फंक्शन किससे कनेक्टेड था? थैलेमस से कनेक्टेड। हम्म थैलेमस का ध्यान करा, ध्यान करके हम्म उसकी क्लीनिंग करी, हीलिंग करी, हम्म आगे बढ़ गए। हाइपोथैलेमस, सो इंसोमिया के लिए भी तो थैलेमस होगा क्योंकि स्लीप लिखा है। हाँ, स्लीप रिलेटेड, अलर्टनेस रिलेटेड, कॉन्शियसनेस हम्म रिलेटेड, हम्म, ये आपस में कनेक्टेड है ना। अगर जी। आप रुष्ट और तुष्ट हो रहे हैं, मतलब इसने हम्म मेरे साथ ऐसा कह दिया, ये ऐसा क्यों कर सकता है, वैसा हाँ क्यों कर सकता है, आपका हाँ थैलेमस इंपैक्ट हो गया ना, तो आपको नींद भी तो नहीं आएगी ना। हाँ रेस्टलेस हाँ। थैलेमस क्लीन करा, और हम्म जब आप अलर्ट रहेंगे, चुस्त फुस्त हम्म रहेंगे, चुस्त हम्म दुरुस्त रहेंगे, तो आपको अपने हाँ, थैलेमस के हिसाब से ही कनेक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। जी बट ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन पार्ट है, जी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेशन पर है। इसके अंदर कॉजल डिजाइन की आत्मा है ही नहीं। हम्म जी। इन्होंने पूरे ब्रेन के 50 भाग बना लिए, 50 भाग में कोई भाग ऐसा नहीं है जो आपकी आत्मा से कनेक्ट हो रहा हो। हम्म जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी। इसलिए मैंने आपको जो है वो 2 मैसेज आज डाले, तीसरा और कॉपी करके डाल देता हूं। आई थिंक मैंने ये वाला नहीं डाला ना, ओवरव्यू ऑफ द 5 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हम्म सर मैंने लेकिन डायंसी का पूरा मतलब जो फोर्थ पार्ट है पूरा नोट बनाया है मेरे मतलब डायरी में, हैंड रिटन। हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि हाइपोथैलेमस वहां पे था तो मैंने पूरा। हाँ, तो मैं, मेरा सिर्फ कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, एज ए जी हीलर आपके पास में ऐसी पावर्स होनी चाहिए, आपको ये हम्म समझ में आएगी ये पूरा सिस्टम है कैसा। लेट सपोज आपके सामने जो है एक डॉक्टर आ गया, और वो न्यूरो का स्पेशलिस्ट है। वो हम्म आपको हाइपोथैलेमस के बारे में चीजें बताना शुरू करता है। हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, एनसेफेली, वो आपको 100 नाम बोल सकता है। वो हम्म ये बोल सकता है कि ये 100 नाम जो हैं, इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या गड़बड़ होती है, कौन सी गड़बड़ में क्या चीज कैसे होती है, वो बोल सकता है। पर हम्म आप उससे पूछें, बोले डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, बोले जी इलाज तो कोई है ही नहीं। जब वो कहेगा इलाज कुछ नहीं है, तो बोले जी अच्छा मुझे कम से कम ये तो बता दो कि इनकी बीमारी में ये हम्म मेन प्रॉब्लम किस चीज की है। बोले जी इनका थैलेमस गड़बड़ है, हाइपोथैलेमस गड़बड़ है, हिपोकैम्पस गड़बड़ है। हम्म आपने ये हजारों रुपए के टेस्ट करा दिए, एटलीस्ट ये तो बता दो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। बोले जी ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सोल सीट पर जाना है, सोल हम्म सीट से एनर्जी लिफ्ट करनी है, ओ मतलब सोल सीट की एनर्जी को हील और क्लीन करना है, और उससे ये रिक्वेस्ट करनी है कि इस बॉडी पार्ट के फंक्शन को आप प्लीज ठीक कर दीजिए। हम्म और जो मंत्र हैं, वो मैं मंत्र आपको धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के तौर पे बताता जाऊंगा, उस मंत्र से पर्टिकुलरली उस पार्ट की आप मंत्र की एनर्जी लिफ्ट करके उसकी हीलिंग कर देंगे। जी। हम्म हीलिंग कितने दिन कितने टाइम में हम्म, पूरी होगी, ये हाँ। पार्ट आपको समझना है। कि बनी जी एक बार हीलिंग करी तो वो ठीक क्यों नहीं हुआ? हो सकता है एक बार के ठीक करने में पूरी प्रक्रिया ना ठीक हो। जी तो प्रोसेस में जितनी भी चीजें हैं वो इस हिसाब से है। हम्म
आपको सिर्फ इसी एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करते जाना है, दैट्स इट। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो जब हम एक बीमारी को लेकर चलेंगे, ब्रेन का कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, हम्म। ग्लैंड का कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, कौन से चक्रा से कनेक्शन है, ये सारी की सारी चीजें आपके डोमेन में क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जी। ठीक है ना? जी। दैट्स इट। यही आपका काम है। इस काम में आपको 1 साल लगेगा, लेकिन हम्म। मेरा काम है आपके सामने एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन को पूरा रखने का। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। चलिए, तो अभी हम जो है, मैं अब अपने काम में लगूं, और फिर जो है हम कनेक्ट करते हैं। मैं शाम तक आपको मैसेज डाल दूंगा कि मेरी ट्रेन का टिकट कंफर्म हुआ है नहीं हुआ। जी। ठीक है, एंड देन वील प्लान द नेक्स्ट क्लास। जी। सर, आप जो बोले कि कॉजल बॉडी से कुछ भी कनेक्ट, मतलब स्पेसिफाई नहीं हुआ, वो कैसे होता है? मतलब। कॉजल बॉडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो 5 हाँ। इंग्रेडिएंट्स हैं, आत्मा, मन, काल, दिशा, ऐसे करके, वो है। उनके चक्रास है। हम्म। हर एक का एक चक्रा है, तो वो हम्म। चक्रा से जब हम कनेक्ट करेंगे, उसको हील और क्लीन करेंगे, हाँ। हील, क्लीन, एनर्जाइज, बैलेंस, ये जब करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। ओके। मैं मेरी बात समझा पाया ना? हाँ, हाँ। जी। ठीक है। तो चलिए, फिर मैं आपको शाम को स्टेटस शेयर जी। करता हूँ। जी।